नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार सरकार का भंडाफोड़ हो गया है। बिहार सरकार किस तरह से लोगों को ठगने का काम करती है, इसका खुलासा जनता के सामने हो गया। साथ ही बड़ी खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बीजेपी का साथ छोड़कर राजद के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। तो इधर पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बड़ी खबर है। कई लोगों के इस बार नाम कटने वाले हैं। साथ ही अब जल्द ही 12वें किस्त की राशि किसानों के खाते में भेजी जाएगी। तो आज की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर बड़ी खबर आ रही है। अब 12वें किस्त की राशि जारी होने वाली है। किसानों के खाते में फिर से 2-2 हजार रुपए आने वाले हैं। लेकिन यदि आपने एक छोटी सी गलती कर दी तो आपको अभी क्या फिर भविष्य में कभी भी पीएम किसान सम्मान निधि की राशि नहीं मिलेगी। दरअसल केंद्र सरकार ने पिछले साल 33,000 वैसे किसानों के खाते में पैसे भेज दिए थे जो मर चुके थे, और इसलिए अब वेरिफिकेशन किया जा रहा है, ई-केवाईसी किया जा रहा है। यदि आपने ई-केवाईसी नहीं करवाया है तो 31 जुलाई तक लास्ट डेट है। ई-केवाईसी नहीं कराने पर आपको 12वीं किस्त की राशि नहीं दी जाएगी। और साथ ही इधर बड़ी खबर आ रही है कि पीएम किसान सम्मान निधि में कई लोगों को बाहर किया जाएगा। अब छटनी किया जा रहा है। जो लोग गलत तरीके से पीएम किसान सम्मान निधि में अपना नाम जोड़ लिए हैं उनके खिलाफ अब कार्रवाई भी होगी। साथ ही उनका नाम भी अब कटेगा, और अभी तक जितने पैसे उनको दिए गए हैं केंद्र सरकार सारे पैसों को वापस लेने वाली है। और अब नई व्यवस्था के तहत वही किसान पात्र होंगे जिनका जन्म 1 फरवरी 2001 से पहले हुआ है। इसके बाद जिनका जन्म हुआ है उन सभी का नाम कटने वाला है। और जो लोग गलत तरीके से इस योजना का फायदा ले रहे हैं उनके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें लौटाने होंगे किसान सम्मान निधि के पैसे। और इस बार किसानों के लिए खुशखबरी है कि इस बार जल्दी ही किसानों को 12वीं किस्त की राशि मिलने वाली है। जल्द ही किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए आने वाले हैं। वैसे समय के अनुसार 1 सितंबर तक किसानों के खाते में 12वीं किस्त की राशि आनी है, लेकिन उससे पहले केंद्र सरकार किसानों को इस बार पैसे देने वाली है। और ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार के साथ देश के कई राज्यों में ठीक से बारिश नहीं हो रही है, जिससे किसानों के फसलें बर्बाद हो गई है। किसान फिर से फसल के लिए बीज का खरीदारी कर सके, इसके लिए केंद्र सरकार जल्द ही इस बार पैसे दे सकती है। रोजगार देने के नाम पर जनता से झूठ बोलकर सत्ता पर आई ये सरकार रोजगार देने के बजाय रोजगार छीनने लगी है। तो जनता सावधान हो जाए, ये मोदी सरकार से ये लगातार लोगों के रोजगार को अब छीनने लगी है। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि एक शोध के द्वारा कहा जा रहा है, और इसी शोध को लेकर तेजस्वी यादव ने सरकार का भंडाफोड़ किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नौकरी देना तो दूर, हर महीने 1.3 करोड़ लोगों के रोजगार छीन रही है ये सरकार। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर हमला किया। दरअसल आर्थिक शोध संस्थान सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के आंकड़ों के मुताबिक देश में बेरोजगारी दर बढ़कर 7.8% हो गई है। 1,30,00,000 लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा है। तो इस पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि पीएम मोदी जी ने नौकरी देने का वादा जनता से किया था, लेकिन नौकरी देना तो दूर, ये निकम्मी सरकार हर महीने 1,30,00,000 लोगों के रोजगार अब छीनने लगी है। दरअसल CMIE के आंकड़ों के अनुसार जून महीने में रोजगार में कमी से ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 8.03% पर पहुंच गई है, जो मई में 7.3% थी। शहरी क्षेत्रों में स्थिति भी कुछ अच्छी नहीं है। यहां बेरोजगारी दर 7.3% दर्ज की गई है, जबकि मई में 7.12% थी।
और अब इन सारे सबूतों को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी ने बिहार में 19 लाख युवाओं को नौकरी या रोजगार देने का वादा किया था। केंद्र सरकार ने प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2022 तक 80 करोड़ नौकरी या रोजगार देने का संकल्प लिया था। नौकरी देना तो दूर, ये निकम्मी सरकार हर महीने 1 करोड़ 30 लाख लोगों का रोजगार अब छीन रही है। मतलब कितने शर्म की बात है एक ऐसे सरकार के लिए जो रोजगार का वादा करके सत्ता पर आई है। हे बिहार सरकार, अब तो सुधर जाइए महाराज। आखिर कितना झूठ बोलोगे, आखिर कितना जनता को बेवकूफ बनाओगे। देखिए, एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हो गया है कि बिहार की सिर्फ 27.8% महिलाएं 8वीं या 10वीं पास है और रोजगार में ही बिहार की स्थिति सबसे खराब है। नीतीश सरकार महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है, लेकिन फिलहाल जो सर्वे आया है उसमें बिहार की महिलाओं को काफी पीछे बताया गया है। मतलब इस रिपोर्ट में सरकार की सारी इज्जत उतार कर रख दी गई है। जनता के सामने सरकार की पोल खुल गई है। दरअसल भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय की ओर से पीरियोडिक लेबर फोर्स 2020-21 का रिपोर्ट आ गया है, जिसमें पता चल गया है कि बिहार में कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत देश भर में सबसे कम है। सबसे खराब बिहार की स्थिति बताई गई है। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश में तमाम योजनाएं चलाए जाने के बावजूद महिलाएं फिसड्डी है। इस रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में महज 27.8% महिला ही 10वीं पास है, जो राष्ट्रीय औसत का 40.7% से कम है। मतलब छी छी छी, लोग थूकेंगे साहब। इस तरह से यदि आप झूठ बोलोगे तो आप कहते हो कि हम महिलाओं को लेकर बड़े बड़े काम करते हैं, महिलाओं की शिक्षा को लेकर हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, तो आखिर ये रिपोर्ट आखिर क्या कह रहा है? कौन झूठ बोल रहा है? आप लोग झूठ बोल रहे हैं या फिर भारत सरकार का ये रिपोर्ट झूठ बोल रहा है? इस तरह से जनता के साथ, खास करके महिलाओं के साथ इस तरह का अन्याय करोगे, इस तरह से झूठ बोलने का काम करोगे तो जनता कभी माफ नहीं करेगी। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत मात्र 12.6% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 29.8% है। और इतना ही नहीं, यदि उच्च पदों पर पहुंचने की बात करें तो विधायिका से लेकर उच्च प्रबंधकीय पदों तक सबसे कम 7.8% बिहार की महिलाएं पहुंच रही है। और ये हाल तब है जब पंचायती राज में बिहार ने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण और सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण सुनिश्चित किया है, जो देश के दूसरे राज्यों में नहीं है। तो सोचिए बिहार में किस स्तर का भ्रष्टाचार है कि इतने सुविधाओं के बावजूद महिलाओं का हक मारा जा रहा है। और इससे भी शर्म की बात यह है कि बिहार में ग्रेजुएशन की डिग्री के बाद नौकरी के लिए जाने वाली महिलाओं की बात करें तो प्रदेश में मात्र 0.4% महिला ही काम करने जाती है। बिहार की सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या है आप जानते ही हो। प्राइवेट स्कूलों में लगातार अच्छी पढ़ाई होती है, जबकि वहां शिक्षकों की सैलरी काफी कम होती है, जबकि सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की सैलरी कई गुना ज्यादा होती है। चाहे शिक्षकों की सैलरी हो या स्कूल के भवन निर्माण के लिए पैसे या अन्य सुविधाओं के लिए, इन सब का हम जनता पैसा चुकाते हैं। हम जनता के टैक्स से ये सब काम होता है। लेकिन सरकारी स्कूलों में लगातार शिक्षा व्यवस्था चौपट हो रही है। जहां सबसे ज्यादा पैसा खर्चा होता है वहां ही सबसे खराब पढ़ाई हो रही है। और अब चिराग पासवान ने बिहार सरकार से बड़ी मांग कर दी है कि नेताओं के बच्चों को भी सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाए, तभी जाकर सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधरेगी। लगातार ऐसे खुलासे होते रहते हैं। बिहार के कई सरकारी स्कूलों की स्थिति ऐसी है जहां गरीब के बच्चे पढ़ते हैं और वे गरीब ही रह जाते हैं। मजदूर के बच्चों को मजदूर बनाने का काम किया जाता है। और अब चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांग कर दी है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को यदि बेहतर बनाना है तो सभी नेताओं के बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए।
नेता जब तक अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ाएंगे तब तक शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी। साथ ही चिराग पासवान ने कह दिया है कि जो सरकारी विद्यालयों में कई शिक्षकों की बहाली हुई है उसमें भी घूस लेकर बहाली किया गया है, सही तरीके से बहाली नहीं हुई है। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में प्रखंड स्तर पर शिक्षा व्यवस्था बेहद खराब है। ऐसे शिक्षक को बहाल कर दिया गया है जिसे ठीक से पढ़ाने तक नहीं आता है। जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं तो वे सही से जवाब भी नहीं दे पाते हैं। बिहार के शिक्षकों से पूछे सवाल के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है जो आज भी देखा जा सकता है। और ऐसे शिक्षकों की बहाली आखिर कैसे हो गई है? इन्हें बहाल करने वाले अधिकारी सीधे तौर पर दोषी हैं। तो साहब ऐसे अधिकारियों पर सबसे पहले कार्रवाई कीजिए, या तो इनको जेल भेज देना चाहिए या फिर इन्हें नौकरी से ही निकाल देना चाहिए। बिहार में अब एनडीए की सरकार गिरकर तेजस्वी यादव की सरकार बन सकती है, महागठबंधन की सरकार बन सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक बार फिर से पलटी मारकर एनडीए का साथ छोड़कर राजद के साथ जाकर सरकार बना सकते हैं। और ये दावा मुकेश सहनी ने कर दिया है। मुकेश सहनी ने कहा है कि बीजेपी को कभी भी झटका दे सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। और जिस तरह से बिहार में एनडीए में खींचतानी चल रही है, लगातार बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लेकर तरह तरह के बयान दे रहे हैं, तो इधर जदयू के नेता भी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। लगता ही नहीं है कि ये कोई गठबंधन है। यहां जितने पक्ष और विपक्ष के बीच लड़ाई नहीं होती है उतने तो यहां जदयू और बीजेपी में लड़ाई हो रही है। और इधर राजद की तरफ से भी लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बुलावा भेजा जा रहा है। साथ ही तेजस्वी यादव ने खुद कह दिया है कि अब बिहार में हमारी सरकार बनेगी, इसमें अब कोई दो मत नहीं है, बस थोड़ा सा समय का इंतजार कीजिए। साथ ही तेज प्रताप यादव जी ने भी कई बार कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे साथ आकर, यानी चर्चा हमारे साथ आकर बिहार में सरकार बना सकते हैं। और अब तो लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और राजद परिवार के बीच नजदीकियां बढ़ रही है। और साथ ही राजद भी एआईएमआईएम के 4 विधायकों को अपने दल में शामिल करके बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन गए हैं। और अब मुकेश सहनी ने दावा कर दिया है कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बीजेपी को झटका देकर राजद के साथ आकर सरकार बना सकते हैं। साल 2015 की तरह एक बार फिर से जदयू और आरजेडी के साथ आकर बिहार में सरकार बन सकती है। शायद ये सरकार और इसके अधिकारी भूल गए हैं कि मालिक मालिक होता है और नौकर नौकर होता है। और बिहार की महान जनता जो मालिक है और उसके टैक्स के पैसे से जो एम्बुलेंस खरीदा जाता है उनके लिए जो उन्हें प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा है। अरे ओ साहब लोग, क्या अपने बाप के पैसे से एम्बुलेंस खरीदे हो जो जनता के लिए आप एम्बुलेंस नहीं देते हो? देखिए, एम्बुलेंस के अभाव में बिहार की जनता आज मर रही है। जनता के पैसे से जनता के लिए खरीदा गया एम्बुलेंस आज जनता को ही नहीं दिया जा रहा है। लगातार बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल रही है। कभी मोबाइल की लाइट से महिला का ऑपरेशन हो रहा है तो कभी ठेले पर मरीज को लाया जा रहा है। जरा देखिए वैशाली के सरकारी अस्पताल में किस तरह से बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल रही है। दरअसल मामला है वैशाली के महनार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर। दरअसल यहाँ एक महिला जो गंभीर रूप से घायल हो गई थी और जब एम्बुलेंस को कॉल किया गया तो एम्बुलेंस नहीं आया और मजबूरी में परिजनों को ठेले पर लादकर मरीज को अस्पताल तक ले जाना पड़ा और समय पर मरीज अस्पताल नहीं पहुंच सका जिससे उसकी मौत हो गई। और सुनिए, जब परिजन महिला की लाश को वापसी के लिए घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस की मांग करने लगे तो प्रशासन ने एम्बुलेंस देने से मना कर दिया। परिजन कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में मौजूद स्वास्थ्य कर्मी ने कहा कि इसे ठेला पर लाए हो, ठेला पर ही ले जाओ, एम्बुलेंस नहीं मिलेगा, जबकि अस्पताल में एम्बुलेंस खड़ी थी। और इधर 3 दिन पहले की खबर है कि इसी अस्पताल में मोबाइल की लाइट से एक महिला का ऑपरेशन किया गया था और ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा भी खुला था और एक झोला छाप डॉक्टर ने महिला की स्टिचिंग की।
और इतना ही नहीं, महिला का ऑपरेशन हो रहा है और महिला के ऑपरेशन में कई अन्य पुरुष भी देखने के लिए मौजूद थे। और यहाँ के स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी मेडिकल अफसर ने कहा था कि यहाँ लापरवाही तो हुई है लेकिन आगे नहीं होगी, और फिर से लापरवाही हुई।